दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज दोस्तों डेली करंट अफेयर की श्रृंखला में 20 अक्टूबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करने चल रहे हैं। जी हां दोस्तों, जिन लोगों को पीडीएफ की आवश्यकता होगी वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और जिन्हें टेस्ट देने की जरूरत पड़ेगी वो भी लिंक के माध्यम से टेस्ट दे सकते हैं। देखिए, टेस्ट देने से क्या होता है कि आपकी आदत बनती है, और धीरे धीरे जब आदत बनती है तो जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपके बहुत क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, यहां पर क्या होता है कि डेली करंट अफेयर में जो प्रश्न होते हैं, क्योंकि रोज नए नए प्रश्न होते हैं, ऐसे में आपके भूलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको टेस्ट देना भी कैसे, जैसे आज जो पढ़ रहे हैं ना उसका टेस्ट आपको नहीं देना, एक दिन बैक वाला टेस्ट देना। वीडियो आज का देखिए और टेस्ट क्या करिए 19 तारीख का एक बार जाके टेस्ट दे लीजिए, क्योंकि कल वाली चीजें अगर आज तक याद हैं तो याद रखिए आगे भी वो याद रहेंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे लिए कौन कौन से खास प्रश्न देखने को मिलते हैं। देखिए, जिन लोगों ने अभी तक स्टडी 91 का एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि एप्लीकेशन में बहुत सारी क्लासेज हैं जिन्हें आप जो है शेड्यूलिंग से और सीरियल नंबर से देख सकते हैं, जो कि आपको यूट्यूब में नहीं मिल पाती। वो सभी क्लास यहां अच्छे से शेड्यूल करके रखी गई हैं, और लगभग सभी विषय निःशुल्क रूप से पढ़ाए गए हैं, तो आप उसका भी आनंद आकर के ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन में कि हाल ही में किस देश ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, कौन सी मिसाइल है दोस्तों, तो याद रखिए सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है, जिसका नाम है ब्रह्मोस। कौन सी मिसाइल है, ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया। अब ब्रह्मोस जैसी मिसाइल तो आम बात है, आप सभी को पता होगा कि ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया होगा, भारत ने किया होगा, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं कि ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है दोस्तों किससे संबंधित है, ये भारत से संबंधित मिसाइल है। तो यहां पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, ये जो ब्रह्मोस नाम पड़ा है ना, ये कैसे नाम पड़ा, तो याद रखिए ब्रह्मोस मिसाइल को बनाने में भारत का सहयोग दे रहा था रूस। ठीक है, तो रूस की राजधानी क्या है, मास्को। मास्को के पास में एक नदी बहती है जिसका नाम मस्कवा नदी। ठीक है, तो मस्कवा और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी, इन दोनों को नाम को मिला करके बनाया गया है ब्रह्मोस। क्या नाम दिया गया है, तो याद रखिए दोस्तों यहां पर जो ब्रह्मोस नाम दे रहा है ये इन दोनों को मिला करके दिया जा रहा है। तो ब्रह्मोस आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, और भारत ने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह प्रश्न आप याद रखिएगा। अच्छा, एक प्रश्न यहां पर और बन सकता है कि यह परीक्षण किस माध्यम से किया गया, तो यहां पर एक मिसाइल थी दोस्तों जिसका नाम है आईएनएस चेन्नई विध्वंसक पोत। ठीक है, इससे इसको दागा गया और इसके माध्यम से जो इसकी टेस्टिंग की गई। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस संस्करण की जो पहली मिसाइल बनाई गई थी वो कब बनाई गई थी, वर्ष 2005 में बनाई गई थी। तो वर्ष 2005 का आंकड़ा भी आपको याद रखना। इतनी बातें अगर आप याद रखते हैं तो निश्चित रूप से क्वेश्चन आप जो है सही करके आ सकते हैं। आगे देखिए, डेनमार्क ओपन 2020 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है। डेनमार्क ओपन 2020 हुआ जिसमें महिला सिंगल्स, अब देखिए यहां पर 2-3 होते हैं, जैसे महिला सिंगल्स हो गया, पुरुष सिंगल्स हो गया, फिर महिला युगल होगा और पुरुष युगल हो गया, इस तरह के 4 गेम हो गए। ठीक है, और एक में दोनों जोड़ी मिक्स हो जाती, 5 हो जाते हैं। तो फिलहाल आपको बताना है यहां महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता। अच्छा देखिए, यहां पे कह रहा है डेनमार्क, तो याद कैसे रखेंगे, तो मार्क माने होता है मार्क कर लीजिए। क्यों मार्क कर लीजिए, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने हारा नहीं है। ठीक है, आपको मार्क करना है कि इन्होंने हारा नहीं है, क्या किया, इन्होंने जीता है। तो याद रखेगा दोस्तों, हारा नहीं बल्कि जीता है। तो याद रखेगा नोजोमी ओकुहारा, इन्होंने डेनमार्क, मार्क कर लीजिएगा, ये हारी नहीं है, जीती हैं। ठीक है, और 3 साल की लगातार विश्व चैंपियन रही हैं। ठीक है, उनको हरा करके इन्होंने जीत हासिल किया है, तो इसलिए आप नाम याद रखिएगा ओकुहारा। ठीक है, ओकुहारा ने डेनमार्क ओपन 2020 का खिताब, महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया। और किसको हराया है, तो उनका नाम है कैरोलिना मार्लिन। क्या नाम है, कैरोलिना मार्लिन। ठीक है, इन्होंने ओलंपिक स्वर्ण पदक भी जीत चुकी हैं और स्पेन से रहने वाली हैं। और ये जो जीती हैं ओकुहारा, ये जापान की रहने वाली, कहां से हैं, ये जापान से हैं। तो इसको भी याद रखेगा, परीक्षा में कैसे भी देखिए ट्रिक मैंने बना दिया ना कि मार्क कर लीजिए कि हारी नहीं है, जीती हैं। अगर ये बातें आपको याद रहेंगी तो परीक्षा टाइम में क्या होगा, आपको ये बातें पिंग करेंगी। अच्छा, यहां पर कुछ और तथ्य भी दे रहा है, जैसे आपका महिला एकल हो गया, तो महिला एकल में जापान की कौन हो गई, ओकुहारा हो गई। ठीक है, और सेकंड नंबर पे कौन हो गई, तो जिसको हराया जाता है उसको रनर अप कहा जाता है। तो यहां पर याद रखें कैरोलिना मार्लिन ये नंबर 2 पे आ गई। पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो एंडर्स एटोनसेन ने जीता है। किसने जीता है, एटोनसेन ने जीता है पुरुष एकल का, और डेनमार्क के रस्मस जेमेके ने जीता है, सेकंड नंबर पे रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर वाला आप याद रखेगा एंडर्स। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, ओकुहारा, हारा से याद रखें, हारी नहीं है, जीती है, महिला है। ठीक है, एंडर्स माने इन्होंने गेम का एंड कर दिया, एंड कर दिया, क्यों, जीत लिया ना, तो जीत करके एंड कर
दिया, तो अगर एंड वर्ड याद आएगा तो एंडोर से याद आ जाएगा। हो सकता हो कि परीक्षा में, देखिए वैसे आप इस प्रश्नों का उत्तर याद नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ आपको क्लू बनाना ही पड़ेगा। उसी तरह से मिश्रित युगल यानी एक महिला एक पुरुष का जोड़ी इसमें बनता है, तो इसमें याद रखेंगे जर्मनी के मार्क लामिस्पस हैं और यहां पर हेट्रेच हैं, ठीक है, इसाबेल हेट्रेच। तो यहां पर भी देखिए एक मार्क वर्ड आ रहा है, एक बेल वर्ड आ रहा है, ठीक है, तो मार्क बेल याद रखेगा, इन्होंने मिश्रित युगल का खिताब जीता है। इधर वाला ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। महिला युगल में किसने जीता है, तो फुकुशिमा और सायका हिरोटा, ठीक है, और पुरुष युगल में किसने जीता है, तो मार्कस एलिस, ठीक है, और क्रिस लैंग्रीज। तो कैसे करके एक छोटा सा ट्रिक बनाने की आप कोशिश करिएगा। वैसे मैं इन सब में कारगर नहीं हो पाता हूं, ठीक है, जब कभी मैं ट्रिक बनाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि एट अ टाइम में ट्रिक बनाता हूं, पहले से ट्रिक बना के आता नहीं, इस वजह से थोड़ी सी ट्रिक बनाने में मुझे प्रॉब्लम होती है। चलिए आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा देश फेस स्कैन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? अभी तक जितने भी देश थे वो ज्यादा से ज्यादा क्या करते थे, आइरिस स्कैन करते थे। अरे हमारे देश में भी होता ना, हम लोग या तो थंब स्कैन करते हैं या तो आइरिस जो आंख की पुतली होती है उसे स्कैन किया जाता है, ठीक है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा देश नहीं था जो फेस स्कैनिंग करता हो। अच्छा, फेस स्कैनिंग करके करना क्या चाहते हैं, तो डेटा बनाना चाह रहे हैं, डेटाबेस बनाना चाह रहा है देश, और सुरक्षा की दृष्टिकोण से और भी ज्यादा मजबूत हो सके यह देश, इसके लिए ऐसा किया जा रहा है। तो ऐसा कर रहा है कौन सा देश, सिंगापुर। कौन सा कर रहा है, तो सिंगापुर। दोस्तों आप याद रखेंगे, सिंगापुर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिंगापुर ये पहला ऐसा देश बन गया है जो फेस स्कैन कर रहा है, ठीक है, अभी तक और कोई देश फेस स्कैनिंग में नहीं आ गया है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंगापुर आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बाकी और को तो यहां पे चाहिए नहीं, आपको सिंपल सा दिया है कि सिंगापुर फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है। अगले साल से शहर राज्य में रहने वाले लाखों लोगों को सरकारी एजेंसी, बैंकिंग सेवाएं और अन्य सुविधाओं को फेस स्कैन के साथ उपयोग किया जाएगा। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि दुरुपयोग से बचने के लिए सिस्टम को और मजबूत करना होगा और उसके लिए कार्य किया जा रहा है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट रहा है। आगे देखिए, हाल ही में सिंगूर पठार, ठीक है। अच्छा, कभी कभी परीक्षा में भी पूछ देता है कि सिंगूर पठार है कहां पर, ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना, ये भी आपका स्टैटिक जीके का एक प्रश्न बन सकता है। तो सिंगूर पठार में एशियाई राजा गिद्धों की प्रजाति देखी गई है और यह स्थित है। ये सिंगूर पठार कहां पर स्थित है? और दोस्तों ये प्रश्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देख रहे होंगे कि गिद्ध जो है ये IUCN की रेड डेटा सूची में आ चुका है, यानी ये विलुप्त होने वाली प्रजातियों की श्रेणी में शामिल किया जा चुका है। ऐसे में गिद्ध अगर कहीं देखे जाते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये सिंगूर पठार है जहां पर थोड़ी बहुत मात्रा में गिद्ध हैं, वो कहां पर है, तो आपका तमिलनाडु में स्थित है। तो तमिलनाडु यहां का राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में दोस्तों आपने नीलगिरी की पहाड़ियों का नाम सुना होगा। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है दोद्दा बेटा, पढ़ा होगा आपने, ठीक है, दोद्दा बेटा। तो याद रखिए दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ियों के सिंगूर पठार में इस तरह के गिद्धों की एक श्रृंखला, मतलब इस तरह के गिद्धों की एक जोड़ी देखी गई है। ऐसा माना जाता है कि 12 से 14 एशियाई राजा गिद्ध मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में रहते हैं, जो अभी सिंगूर पठार और मोयर की घाटी की सीमाओं पर हैं। तो कुछ तो उस टाइगर रिजर्व में है, इसके अलावा कुछ जो है बाहर देखे गए हैं, तब ये जाकर के चर्चा में आया है। तो इसको याद रखेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। स्लिनेक्स से संबंधित निम्न से कौन सा कथन सही है? स्लिनेक्स एक युद्धाभ्यास है और इमेज देख करके आपको लग रहा होगा कि नौसेना से संबंधित एक युद्धाभ्यास है। तो स्लिनेक्स कहां से संबंधित है आपको ये बताना है। स्लिनेक्स देखिए, इसके बारे में कुछ कथन दोस्तों यहां पर दे रहा है। स्लिनेक्स के बारे में कहां से संबंधित है, तो याद रखेंगे स्लिनेक्स, स्ली माने हो जाता है श्रीलंका, क्या हो जाता है, श्रीलंका। तो श्रीलंका के साथ भारत यह युद्धाभ्यास करता है और यह 8वां युद्धाभ्यास है जिसे अक्टूबर माह में 19 से लेकर के 21 अक्टूबर के बीच में आयोजित किया जा रहा है। तो ये राइट आंसर है। 2005 में इसकी शुरुआत किया गया था, यह भी आपका सही उत्तर। बीच में कई बार जो स्किप रहा है, तो इस बार 8वां संस्करण चल रहा है, यह भी आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो यहां पर दिए गए दोस्तों दोनों कथन क्या है, ये सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया, ठीक है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया, ठीक है, जल्दी से बताइए। कुल 50,000 फोटोग्राफी की प्रतियां यहाँ पर जमा हुई थी, जिसमें से 100 लोगों को चूज किया गया है, ठीक है। और सबसे बेहतरीन जो फोटोग्राफी रही है, ठीक है, वो एक इंडियन लेडीज हैं, ज्यादा नहीं है, 23 वर्ष की उम्र है इनकी, ठीक है, और इनको चुना गया। इनका नाम क्या है, तो याद रखेगा ऐश्वर्या श्रीधर। क्या नाम है
ऐश्वर्या श्रीधर, इनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर के लिए जो है चुना गया है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऐश्वर्या श्रीधर, आपको याद रखिएगा। ठीक है, मुंबई की रहने वाली हैं, 23 वर्षीय युवती हैं ऐश्वर्या श्रीधर। इनको 2020 का 56वां वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और इसको याद रखेंगे। कलर लाइट्स ऑफ पैशन शीर्षक वाली उनकी छवि ने दुनिया भर के 80 से अधिक देशों की 50,000 प्रविष्टियों में से जीत हासिल किया है। केवल 100 इमेजेस को शॉर्टलिस्ट किया गया था, उसमें बिहेवियर ब्रेड्स की श्रेणी में अपनी तस्वीर के लिए पुरस्कार इन्होंने जीता है, और इसकी घोषणा जो है लंदन में हुई है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, एक प्रधानमंत्री की चर्चा यहां पर हो रही है। लिखा है कि हाल ही में जैकिडा अर्डर्न किस देश की दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, तो यहां पर आप इमेज देख लीजिए, और ये भी काफी चर्चा में बनी हुई थी। मंदिर में इन्होंने जाकर के थोड़ा पूजा पाठ किया था, इस वजह से चर्चा में आई थी। नाम है इनका जैकिडा अर्डन। क्या नाम है? जैकिडा अर्डन। जब एक कोविड आया ना, तो कोविड के दौरान एकमात्र ऐसा देश जिसने सबसे कठिन कानून लागू किया, वो देश कौन सा था? तो याद रखिए, न्यूजीलैंड था। ठीक है, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है दोस्तों, और न्यूजीलैंड की दूसरी बार पीएम चुनी गई है जैकिडा अर्डर्न। ठीक है, इसको याद रखेगा। इस बार कोविड वाले माहौल में इनके काफी चर्चा में बनी हुई थी। यहां न्यूजीलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि WHO की हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में किस देश का टीबी का बोझ सर्वाधिक 26% है। यानी एक तरफ यहां भारत की चर्चा हो रही, सिंपल सी बात है। भारत एक तरफ जो है टीबी उन्मूलन की बात कर रहा है, अपने टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का नाम बदल करके भारत ने क्या कर दिया? टीबी समाप्ति कार्यक्रम कर दिया है, और उसका कहना है कि भारत से टीबी लक्ष्य से पहले समाप्त कर दिया जाएगा। और ऐसे में दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि टीबी के जो सर्वाधिक आंकड़े हैं वो भारत की तरफ से आ रहे हैं। 26% का दोस्तों यहां पर आंकड़ा है। 26% यहां पर जो सबसे ज्यादा परसेंटेज है वो भारत का रहा है। ठीक है, और WHO ने खुद ये रिपोर्ट जारी किया है, तो यहां पर आप कुछ गलत नहीं कर सकते। यहां पर ये राइट आंसर है। भारत में जो है सबसे ज्यादा टीबी के मरीज हैं। ठीक है, और सर्वाधिक बोझ किसका है? भारत का है, तो इसको याद रखेगा। हालांकि इस लॉकडाउन में बोझ थोड़ा कम आया, और बोझ इसलिए भी कम आया कि हॉस्पिटल बंद थे, लोग हॉस्पिटल जा नहीं पा रहे थे, तो एक मेन वजह ये थी। ठीक है, आगे भी ध्यान देने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने गृह सचिव अजय भल्ला का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? ठीक है, अजय भल्ला जी गृह सचिव थे। ठीक है, और ये अभी क्या बोलते 30 नवंबर को जो है रिटायर होने वाले थे। ठीक है, पिछले साल अगस्त में इनकी नियुक्ति की गई थी, इस बार नवंबर में जो है इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, लेकिन फिर से एक बार केंद्र सरकार ने भल्ला जी का कार्यकाल बढ़ा दिया। और कब तक के बढ़ा दिया है? तो अगले साल अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया दोस्तों। ठीक है, ये पिछले साल अगस्त 2019 में चुने गए थे, इस बार 2020 के बाद अगस्त के बाद सितंबर क्या आपका 30 नवंबर को रिटायर होने वाले थे, लेकिन 22 अगस्त 2021 तक का इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। तो अजय भल्ला जी याद रखेगा, ये इस समय गृह सचिव है, केंद्रीय गृह सचिव है, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखेगा। और इसके पहले जब ये आए थे दोस्तों, तो उन्होंने राजीव गौबा का स्थान लिया था। इस समय गौबा जी की बात करें तो कैबिनेट सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ये भी आप याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं। बौद्धिक संपदा साक्षरता सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? ठीक है, बौद्धिक संपदा साक्षरता सप्ताह दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अभी आपने सुना होगा 15 अक्टूबर को अब्दुल कलाम जी की जयंती थी। ठीक है, और उनकी जयंती के दिन ही इसको जो है स्टार्ट किया गया। उनकी जयंती से जो अगला एक हफ्ता था, यानी 15 अक्टूबर से लेकर के जो अगला 1 वीक है दोस्तों, यानी 23 अक्टूबर तक के जो डेट है। ठीक है, ये जो है बौद्धिक संपदा साक्षरता सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। बौद्धिक संपदा मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस रूप में मनाया जाएगा। तो याद रखेगा यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 से लेकर 23। 15 आप याद रखेगा कैसे? क्योंकि अब्दुल कलाम जी की जयंती, और उसी दिन एक कैंपेन भी शुरू किया गया जिसका नाम है कपिला कैंपेन। क्या नाम है? कपिला। एक कैंपेन शुरू किया गया। आप देख रहे होंगे यहां पर यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ठीक है, शिक्षा मंत्री, और श्री रमेश पोखरियाल निशंक इनका नाम है, और इनके द्वारा यह प्रोग्राम लॉन्च किया गया कपिला कैंपेन। ठीक है, कपिला कैंपेन। कपिला का जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है कलाम, के फॉर कलाम, पी फॉर प्रोग्राम, कलाम प्रोग्राम फॉर आईपी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, लिटरेसी एंड अवेयरनेस, ये इसका फुल फॉर्म है। तो कपिला कार्यक्रम जो है ये एपीजे अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती के अवसर पर इसको लॉन्च किया गया, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। देखिए, अगर आप अच्छे अच्छे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे तो आपको मजा आएगा, और साथ में टेस्ट देते चलिए। टेस्ट देंगे तभी कुछ आपसे हो पाएगा, अदरवाइज कुछ होने वाला नहीं है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, मजा भी आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।